भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का विशाल भूभाग दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक का घर है। इस लेख में उपमहाद्वीप, जिसे ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए आमतौर पर केवल भारत कहा जाता है, को न केवल वर्तमान भारत गणराज्य 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश शासन से मुक्त, जिसे देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए समझा जाता है, बल्कि पाकिस्तान 1947 में भारत से विभाजित और बांग्लादेश, जो 1971 में अपनी स्वतंत्रता तक पाकिस्तान का पूर्वी भाग बना था, के गणराज्यों को भी शामिल करता है। इन दो देशों के निर्माण के बाद के इतिहास के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश देखें। प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के लिए एक आकर्षक निवास स्थान रहा है। दक्षिण की ओर यह समुद्र के विस्तृत विस्तार से प्रभावी रूप से सुरक्षित है, जिसने प्राचीन काल में इसे सांस्कृतिक रूप से अलग थलग कर दिया था, जबकि उत्तर की ओर यह विशाल पर्वतमालाओं द्वारा संरक्षित है। हिमालय, जिसने इसे आर्कटिक हवाओं और मध्य एशिया की वायु धाराओं से भी बचाया। केवल उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ही भूमि मार्ग से पहुंच आसान है और इन्हीं दो क्षेत्रों के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ अधिकांश शुरुआती संपर्क हुए। पश्चिम में भारत ईरानी सीमावर्ती क्षेत्र, पूर्व में भारत म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तर में हिमालय द्वारा दर्शाई गई पहाड़ियों और पर्वतों के ढांचे के भीतर उपमहाद्वीप को व्यापक रूप से दो प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में हिमालय की घाटियां और हिमालय की घाटियां, सिंधु और गंगा नदियां, सिंधु गंगा का मैदान, और दक्षिण में आर्कियन चट्टानों का ब्लॉक जो बनाता है दक्कन पठार क्षेत्र। नदी घाटियों के विस्तृत जलोढ़ मैदान ने शहरी जीवन के दो महान चरणों के उदय के लिए वातावरण और केंद्र प्रदान किया। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिंधु सभ्यता के रूप में जाना जाता है, और पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान गंगा की सभ्यता। इस क्षेत्र के दक्षिण में और इसे प्रायद्वीप से अलग करते हुए पहाड़ियों और जंगलों की एक पट्टी है, जो आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है और आज भी बड़े पैमाने पर आदिवासी लोगों द्वारा बसाई गई है। इस बेल्ट ने पूरे भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से नकारात्मक भूमिका निभाई है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम आबादी वाला रहा और दक्षिण एशिया के किसी भी प्रमुख क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास का केंद्र बिंदु नहीं बना। हालांकि यह उत्तर और दक्षिण के अधिक आकर्षक क्षेत्रों को जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों से होकर गुजरता है। नर्मदा नदी इस बेल्ट से पश्चिम की ओर बहती है, ज्यादातर नदी के किनारे। विंध्य पर्वतमाला को लंबे समय से उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच प्रतीकात्मक सीमा माना जाता है। भारत के उत्तरी भाग में कई विषम क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक इतिहास और अपनी विशिष्ट जनसंख्या है। उत्तर पश्चिम में घाटियां बलूचिस्तान के ऊपरी इलाके, अब मुख्य रूप से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से गेहूं और जौ की पैदावार होती है और यहां की आबादी का घनत्व कम है। इसके निवासी, मुख्य रूप से आदिवासी लोग, कई मामलों में अपने ईरानी पड़ोसियों से मिलते जुलते हैं। निकटवर्ती सिंधु मैदान भी बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन प्राचीन काल में नदी की वार्षिक बाढ़ और आधुनिक काल में नहर सिंचाई द्वारा इसके पानी के दोहन ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया है और जनसंख्या बलूचिस्तान की तुलना में अधिक घनी है। सिंधु घाटी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में सिंधु घाटी की 5 सहायक नदियों के मैदान हैं। पंजाब, फारसी, पंजाब, 5 जल। मध्य में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का समेकित जल सिंध के जलोढ़ मैदानों से होकर बहता है, और दक्षिण में पानी प्राकृतिक रूप से सिंधु डेल्टा में चला जाता है। उत्तरार्ध के पूर्व में ग्रेट इंडियन या ग्रेट इंडियन डेल्टा है। थार रेगिस्तान, जो पूर्व में अरावली पर्वतमाला नामक पहाड़ी प्रणाली से घिरा है, जो दक्कन पठार क्षेत्र की सबसे उत्तरी सीमा है। इनके आगे पहाड़ी क्षेत्र है राजस्थान और मालवा का पठार। दक्षिण में है काठियावाड़ प्रायद्वीप, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान का विस्तार है।
इन सभी क्षेत्रों में पिछले समूह की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक घनी आबादी है, लेकिन स्थलाकृतिक कारणों से वे कम से कम ऐतिहासिक समय के दौरान कुछ हद तक अलग थलग रहे हैं। पंजाब और राजस्थान के पूर्व में उत्तरी भारत पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत रूप से फैली हुई पट्टियों की एक श्रृंखला में विकसित होता है और उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की तलहटी की रेखा का अनुसरण करता है। दक्षिणी पट्टी में पहाड़ी वन क्षेत्र शामिल है, जो विंध्य पर्वतमाला के साथ घनिष्ठ संबंध में कई ढलानों से टूटा हुआ है, जिसमें भांडेर, रीवा और कैमूर पठार शामिल हैं। मध्य भारत और हिमालय की पहाड़ियों के बीच गंगा नदी घाटी स्थित है, जो उच्च घनत्व वाली आबादी, मध्यम वर्षा और उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है। पुरातत्व से पता चलता है कि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत से चावल की खेती ने इस जनसंख्या को सहारा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। गंगा घाटी 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। पश्चिम में गंगा यमुना दोआब, दोनों नदियों के संगम से निर्मित भूमि क्षेत्र है। संगम के पूर्व में मध्य गंगा घाटी है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि होती है और चावल की खेती प्रमुख है, और दक्षिण पूर्व में संयुक्त गंगा और यमुना नदियों का विस्तृत डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्व से बहती है, तिब्बती हिमालय से निकलती है और पहाड़ों से निकलकर असम घाटी में पहुँचती है, जो पूर्व में पटकाई बम रेंज और नागा पहाड़ियों और दक्षिण में मिकिर, खासी, जैंतिया और गारो पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में भारत में उत्तर पूर्व से प्रभाव पहुँचे थे, भले ही वे उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रभावों से कम प्रमुख हों। दक्कन के पठार के साथ साथ पूर्व की ओर एक क्रमिक ढलान है, जो इसकी प्रमुख नदी प्रणालियों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। दक्कन के पश्चिमी किनारे पर लगभग 3000 फीट 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर ढलान के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट अरब सागर से आने वाली हवाओं की नमी को फंसाता है, खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, जिससे संकीर्ण पश्चिमी तट पर उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु बनती है और दक्कन में महत्वपूर्ण वर्षा नहीं होती। दक्षिण भारतीय ऊपरी इलाकों में बर्फ की कमी के कारण ये क्षेत्र अपने प्रवाह के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। इस प्रकार जून में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन प्रायद्वीपीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण वार्षिक घटना है।